आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रोहित मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज स्टूडेंट हम आपको पढ़ाएंगे प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ खरीफ क्रॉप्स और इसके अंतर्गत जो हमारा टॉपिक है वो है क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ सोयाबीन। ठीक है, सोयाबीन की फसल के बारे में आज आपको हम बताएंगे। तो आइए अपने सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। सोयाबीन जिसको हम कहते हैं गोल्डन क्रॉप के नाम से जानते हैं। अगर इसमें हम इसे क्लासिफिकेशन की बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात की जाए, इसका जो कॉमन नेम होता है वो होता है सोयाबीन। इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है ग्लाइसिन मैक्स। ये इसका वैज्ञानिक नाम होता है। इसका जो ओरिजिन प्लेस है, इसका फैमिली जो है, इसकी जो फैमिली है वो फैबिएसी है। इसका जो ओरिजिन प्लेस है, उत्पत्ति स्थान, वो है चाइना। इसका जो क्रोमोसोम नंबर है वो 14 है। और इसका जो क्रोमोसोम नंबर है जिसका जो 40 है, इसमें जो ऑयल परसेंटेज होता है वो 18 से 20% होता है। और इसमें जो प्रोटीन परसेंटेज होता है वो होता है 38 से 42% प्रोटीन पाई जाती है। मतलब सबसे हाईएस्ट प्रोटीन से पाया जाता है। इसका जो अदर नेम है इसे हम गोल्डन क्रॉप के नाम से जानते हैं। किस नाम से? गोल्डन क्रॉप के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो सोयाबीन जिसको हम कहते हैं ग्लाइसिन मैक्स कहते हैं। इसकी जो फैमिली फैबिएसी है, ऑरिजिन प्लेस इसका चाइना है। इसका क्रोमोसोम नंबर है 40 है। ऑयल परसेंटेज जो होता है 18 से 20% होता है। प्रोटीन परसेंटेज जो होता है 18 से 42%। इसका अदर नेम जो है वो गोल्डन क्रॉप के नाम से इसे हम जानते हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट था सोयाबीन का। ठीक है, जो हमें जानना जो है वो आवश्यक है। इसके बाद अगर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की, तो सोयाबीन भारत की प्रमुख तिलहनी एवं दलहनी फसलों में से एक है। ठीक है, तो ऐसे आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी ऐसी फसल है जो दलहनी और तिलहनी दोनों में आती है, तो उसका नाम क्या है? सोयाबीन है। ठीक है, सोयाबीन है। तो इस प्रकार से दलहन और तिलहन में दोनों में आती है, जिसे हम जो है स्वर्णिम फसल यानी गोल्डन क्रॉप के नाम से जानते हैं। इसमें 18 से 22% जो ऑयल होता है और 38 से 42% जो है वो प्रोटीन पाया जाता है। यह किसानों को कम लागत की में अच्छा उत्पादन एवं लाभ प्रदान करती है। ठीक है, ये जो है फार्मर्स के लिए, जिसको हम कम लागत में, मतलब ज़्यादा कॉस्ट इसके इनपुट में नहीं आती होती है, तो ज़्यादा कम लागत में अच्छा उत्पादन और अच्छा आर्थिक लाभ जो है किसानों को प्राप्त किया जा सकता है। सोयाबीन की खेती भूमि की उर्वरता बढ़ाने में भी सहायक होती है, यानी कि भूमि की उर्वरता, सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में भी सोयाबीन की अहम रोल होता है। ठीक है, इसकी जड़ों में क्या पाया जाता है? राइजोबियम नामक सूक्ष्म जीवाणु जो है वो पाया जाता है, जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। भारत में मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक में इसकी खेती जो होती है वो बड़े पैमाने पर जो की जाती है। तो मध्य प्रदेश में जो है वो सबसे ज़्यादा सोयाबीन की खेती की जाती है। तो मध्य प्रदेश भी सोयाबीन का प्रोडक्शन करने वाला जो फर्स्ट रैंक है स्टेट की, वो है मध्य प्रदेश। ये हमें अच्छे से याद रखना है। ठीक है, किस प्रकार से सोयाबीन का आर्थिक महत्व काफ़ी ज़्यादा है। ये दलहन और तिलहन दोनों के रूप में उपयोगी है। ठीक है, जो है इसमें ऑयल परसेंटेज काफ़ी अच्छा होता है और प्रोटीन परसेंट सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, 38 से 42% प्रोटीन इसमें पाई जाती है। और इसकी जड़ों में पाया जाने वाला जो सूक्ष्म जीवाणु है, जिसे हम राइजोबियम कहते हैं, वो मृदा की उर्वरक क्षमता को, मृदा की फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है। तो इस प्रकार से ये फसल किसानों के लिए एक वरदान है, इसीलिए इसको हम गोल्डन क्रॉप के नाम से
जानते हैं। ठीक है, आई होप आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे। सोयाबीन क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसकी जलवायु जो होती है, जलवायु से किस प्रकार की होती है। सोयाबीन खरीफ मौसम की फसल है, इसकी अच्छी वृद्धि के लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु होती है। कैसी होती है? गर्म एवं आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। जो तापमान है वो 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी ये एक खरीफ फसल की खरीफ सीजन की जो है फसल है, और इसके लिए जो उपयुक्त जलवायु है वो हल्का गर्म एवं आर्द्र होती है, यानी कि ये जो है खरीफ मौसम में अच्छे से हो सकती है, यानी 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान में इसकी प्रॉपर वृद्धि एवं विकास अच्छा देखा गया है। अंकुरण के लिए जो तापमान है वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड, और वर्षा जो है वो 600 से 1000 mm वर्षा जो है वो इसके लिए उपयुक्त होती है। ज़्यादा बरसात या फिर वाटर लॉगिंग की कंडीशन इसके लिए अच्छी नहीं मानी जाती है। ठीक है, अधिक वर्षा जल भराव इसके लिए नुकसान होता है। फूल आने एवं दाना भरने समय मध्यम तापमान और पर्याप्त धूप इसके लिए क्या होती है? लाभदायक होती है। भूमि के चयन की बात करें, सिलेक्शन ऑफ लैंड की, तो सोयाबीन की खेती के लिए अच्छी जल निकास वाली दोमट एवं मटियार भूमि सबसे अच्छी मानी जाती है। कैसी मृदा अच्छी मानी जाती है? दोमट एवं जो मटियार भूमि होती है वो अच्छी मानी जाती है, जिसका पीएच जो होता है 6.0 से 7.5 के बीच में होना चाहिए। क्षारीय एवं जल भराव वाली भूमि से बचना चाहिए। ठीक है, क्षारीय एवं जो जल भराव की भूमि है उससे जो है वो बचना चाहिए। खेत समतल होना चाहिए ताकि पानी जो है वो ना रुक सके, यानी कि खेत जो है वो एक निश्चित ढलान वाला होना चाहिए। ठीक है, निश्चित ऊंचाई होना चाहिए जिससे कि बरसात के समय जो है वो पानी ना रुके, यानी वाटर लॉगिंग कंडीशन ना हो, जिससे कि फसल को नुकसान ना होना चाहिए। ठीक है, खेत की तैयारी की बात करें तो अच्छी पैदावार के लिए खेत की तैयारी महत्वपूर्ण है। पहली गहरी जुताई करना चाहिए एमबीपी प्लाऊ से, इसके बाद 2-3 बार हैरो कल्टीवेटर से चला करके क्या करना चाहिए? मिट्टी को भुरभुरा कर लेना चाहिए, और अंतिम जुताई के समय क्या करना चाहिए? पाटा लगा करके समतल कर देना चाहिए जब बीजों को हम बोते हैं। पाटा लगाने से क्या है कि जो नमी रहती है वो संरक्षित रहती है, और जो तमाम प्रकार के खरपतवार होते हैं वो सारे दब करके मिट्टी में नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार से खेत की तैयारी करनी चाहिए, और जल निकास का उचित प्रबंधन करना चाहिए। जो एक्सेस वाटर है, बरसात का पानी है, वो अच्छी प्रकार से बह जाए, नहीं तो फसल क्या होगी? नष्ट हो जाएगी। उन्नत किस्मों की बात की जाए, सिलेक्शन ऑफ द इम्प्रूव्ड वैरायटी, तो इस क्षेत्र एवं अवधि के अनुसार उन्नत किस्मों का चयन करना चाहिए, यानी क्षेत्र और अवधि के अनुसार ही जो है वो जो किस्मों का चयन करना चाहिए। शीघ्र पकने वाली जो प्रजातियां हैं वो 80 से 85 से 95 दिनों में तैयार हो जाती हैं, यानी अर्ली मैच्योरिटी वेराइटीज़ जो है, जैसे कि JS 2034। ठीक है, JS 2034 हो गया। ठीक है, JS 2069 हो गया, NRC 37 हो गया। तो इस प्रकार की प्रजातियों को बुआई के लिए प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा मध्यम अवधि की किस्में कौन कौन सी हैं? जैसे 95 से 110 दिन में जो तैयार हो जाती हैं, मध्यम अवधि वाली कब हैं? 95 से 110 दिनों में तैयार हो जाती हैं, यानी कि मीडियम ड्यूरेशन वेराइटीज़ को होना चाहिए, जैसे कि JS 9560, JS 9305, RVS 2001-4, NRC 86। ये सारी प्रजातियों को मध्यम प्रजातियां हैं, इसको बोना चाहिए। MAUS 71। ठीक है, ये हो गया। और अधिक उत्पादन वाली किस्में कौन कौन सी हैं? हाई यील्डिंग वैरायटीज़ कैसी हैं? जैसे कि JS 335, NRC 7, JS 9752, RSC 1046। तो ये सारी प्रजातियां हैं जो कि अधिक उत्पादन देने वाली किस्में हैं, हाई यील्डिंग वैरायटीज़ हैं। ये सारी न्यू वैरायटीज़ मैं बता रहा हूँ, नई प्रजातियां हैं जो अच्छा उत्पादन देने वाली हैं। रोग एवं कीट प्रतिरोधी स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप किस्मों का चयन अधिक लाभदायक होता है। बुआई का समय की बात करें तो समय पर बुआई से उत्पादन में क्या होता है? अच्छी वृद्धि होती है। उत्तर भारत यानी जून के अंतिम सप्ताह में जुलाई के प्रथम पखवाड़े तक जो है वो बुआई कर देना चाहिए। मध्य भारत में 20 जून से लेकर 10 जुलाई तक बुआई कर देनी चाहिए, और वर्षा शुरू होने के तुरंत बाद बुआई सर्वोत्तम रहती है, यानी कि बरसात शुरू होने के तुरंत बाद जो होती है वो बुआई क्या होती है? सर्वोत्तम मानी जाती है। बहुत देर से बुआई करने से क्या होता है? उत्पादन जो है वो घट जाता है। बीज दर की बात करें, सीड रेट की, तो बीज की मात्रा किस्म एवं दानों के आकार पर निर्भर करती है। किस में निर्भर करती है? किस्म एवं दानों के आधार पर।
छोटे दाने वाली जो किस्में होती हैं वो 60 से 65 छोटे दाने वाली जो किस्में होती हैं उसके लिए कितना बीज की आवश्यकता होती है? 60 से 65 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। और जो मध्यम दाने वाली किस्में हैं उसके लिए 70 से 75 किलोग्राम, और बड़े दाने वाली किस्में जो होती हैं वो 80 से 90 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। सीड ट्रीटमेंट की अगर बात की जाए तो बीज उपचार रोग एवं कीट नियंत्रण का सबसे प्रभावी उपाय है, यानी कि जैसे फंजीसाइड ट्रीटमेंट। ठीक है, बीजों को बुआई से पहले कई प्रकार के फंजीसाइड्स होते हैं उससे उपचारित करके बोना चाहिए, जैसे कार्बनडाजिम, थायरम, ठीक है, डाइथेम्पथ, इससे उपचारित करके बीजों को बोना चाहिए। ठीक है, जिससे कि बीज जनित जो है रोगों से फसल को बचाया जा सकता है। इसके अलावा कई सारे जैव उर्वरक है, जैसे बायो फर्टिलाइजर, राइजोबियम कल्चर का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, फास्फेट घुलनशील पीएसबी जो है वो कल्चर होता है, इसका प्रयोग बुआई के लिए यानी बीजों को ट्रीटमेंट करने के लिए करना चाहिए, जिससे कि फास्फेटिक और जो है राइजोबियम नामक सूक्ष्म जीवों की जो है बीज जो है वृद्धि होती है, और वो जो है नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा में वृद्धि होती है। ठीक है, इसके अलावा उपचार करने से नाइट्रोजन स्थिरीकरण और फास्फोरस की उपलब्धता जो है वो बढ़ती है, जिससे उत्पादन में वृद्धि होती है। बुआई की विधि की बात की जाए सोइंग मेथड की, तो कतार से कतार जो दूरी है वो 45 सेंटीमीटर, पौधे से पौधे की दूरी 5 से 7 सेंटीमीटर, बुआई की गहराई जो है वो 3 से 5 सेंटीमीटर। तो ये जो है वो सोइंग मेथड जो है वो रखना चाहिए। इसके अलावा सीड ड्रिल द्वारा बुआई करने से बीज समान गहराई पर पड़ता है और अंकुरण अच्छा होता है। ठीक है, तो जो है 3 से 5 सेंटीमीटर जो है वो गहराई इसमें रखना चाहिए। अगर सीड ड्रिल से बुआई करना है, सीड ड्रिल से बुआई करने से क्या होता है, बीज एक समान निश्चित दूरी पर गिरते हैं और अंकुरण भी क्या होता है, अच्छा मिलता है। इसलिए बुआई के लिए सीड ड्रिल का उपयोग करना चाहिए। उर्वरक प्रबंधन की बात की जाए, फर्टिलाइजर मैनेजमेंट की थी, तो मिट्टी परीक्षण के आधार पर उर्वरकों का प्रयोग सर्वोत्तम होता है। ठीक है, जैसे कि नाइट्रोजन जो है 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, नाइट्रोजन कितना 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, और फास्फोरस जो है वो 60 से 80 किलोग्राम, 60 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, पोटास जो है 20 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ठीक है, और गंधक जो है 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता जो है वो इसके लिए होती है। तो इस प्रकार से फर्टिलाइजर का मैनेजमेंट करना चाहिए। ठीक है, यदि मिट्टी में जिंक की कमी हो तो जिंक सल्फेट का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, अगर मृदा के अंदर जिंक की कमी है तो जिंक सल्फेट को जो है वो लगभग 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से फील्ड में देना चाहिए। जैविक खाद की बात करें, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की, तो गोबर की सड़ी खाद 5 से 10 टन जो है प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग भी लाभदायक होता है। ठीक है, कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट भी लाभदायक होता है। सिंचाई प्रबंधन की बात करें, इरिगेशन मैनेजमेंट की, तो सोयाबीन सामान्यतः वर्षा आधारित फसल है, फिर भी वर्षा कमी होने पर सिंचाई की आवश्यकता होती है। ठीक है, जो है इंपॉर्टेंट स्टेज क्या होती हैं, फूल आने पर, फलियां बनने पर और दाना भरने की अवस्था पर जो है वो ये मोस्ट CRI स्टेज होती हैं, जिसमें पानी की कमी नहीं होना चाहिए। अगर इसमें पानी कमी हो जाती है तो फिर उत्पादन क्या होता है, घट जाता है। जल भराव होने पर तुरंत उसकी निकासी करना चाहिए, क्योंकि इससे जड़ गलन एवं पौधों का नुकसान जो है वो होता है। ठीक है, अगर जल भराव की स्थिति है तो तुरंत जल निकास करना चाहिए, नहीं तो कई प्रकार की बीमारियां जो है वो खेत में हो जाती हैं। खरपतवार प्रबंधन की बात करें, वीड मैनेजमेंट की, तो खरपतवार प्रारंभिक अवस्था में फसल से पोषक तत्व, नमी, प्रकाश के लिए क्या करता है, प्रतिस्पर्धा करते हैं। ठीक है, मैकेनिकल कंट्रोल की बात की जाए तो बुआई के 20 से 25 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई करनी चाहिए। ठीक है, बुआई के 20 से 25 दिन बाद क्या करना चाहिए, पहली निराई गुड़ाई करना चाहिए, और 40 से 45 दिन बाद जो है वो दूसरी निराई गुड़ाई करना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से मैकेनिकल कंट्रोल करके हम खरपतवार को नियंत्रित करते हैं। केमिकल कंट्रोल की बात की जाए तो कई प्रकार के खरपतवारनाशी हैं, जैसे कि पेंडामेथालिन, थायोडिन, 2,4-D आदि का उपयोग इसमें किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से रासायनिक नियंत्रण करते हैं। अब बात करेंगे पेस्ट मैनेजमेंट की, कीट प्रबंधन की। ठीक है, तो इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट इंसेक्ट है वो है गरडल बीटल। ठीक है,
गर्डल बीटल, गर्डल बीटल जो है वो ये तने को काट करके पौधों को क्या करता है, सुखा देता है। गर्डल बीटल क्या करता है, तने को काट करके तने को सुखा देता है। इसके नियंत्रण के लिए प्रभावित पौधों को निकाल करके नष्ट करना चाहिए और तमाम प्रकार के जो इंसेक्टिसाइड्स हैं जैसे कि आपका जो है वो क्लोरोपिड हो गया, इमिडा क्लोरोपिड हो गया, ठीक है, मैक्रोनिल हो गया, क्लोरीन हो गया, इसका उपयोग जो है वो इसके लिए करना चाहिए जिससे कि इसका जो है वो फसल को बचाया जा सके। सेमुल ऊपर की बात करें तो ये पत्तियों को खा करके पौधों को कमज़ोर कर देता है, पत्तियों खा करके पत्तियों को इसके लिए लाइट ट्रैप का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है, प्रकाश प्रपंच लगा करके जो है वो नियंत्रित करना चाहिए। जैविक नियंत्रण के उपाय अपनाने चाहिए। कई प्रकार के जैविक नियंत्रण हैं, जैसे बीटी कल्चर है, बिबेरिया का उपयोग करके फसल को जो है वो बचाना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है वो सेमी लूपर से प्रोटेक्ट करना चाहिए, ठीक है। तंबाकू की इल्ली की बात करें, टोबैको कैटरपिलर की, ये क्या करती है, पत्तियों को तेजी से खाती है, ठीक है, पत्तियों को काट करके तेजी से खाती है क्योंकि इसके जो माउथ पार्ट होते हैं वो बाइटिंग एंड शेविंग टाइप के माउथ पार्ट होते हैं, ठीक है। ये एक पॉलीफेगस पेस्ट होता है जो कि पत्तियों को काट करके खाता है। इसके लिए क्या करना चाहिए, सबसे पहले फिजिकली रूप से इसे कंट्रोल करना चाहिए। जो ये पत्तियों पर जो है वो एक झुंड के रूप में अंडे देती है तो उस अंडे के झुंड को तोड़ करके नष्ट कर देना चाहिए। समय समय पर खेत की निगरानी करना चाहिए और जो है लाइट ट्रैप्स का प्रयोग करना चाहिए, फेरोमोन ट्रैप्स का यूज़ करना चाहिए। और अगर ज़्यादा प्रकोप होता है तो कई प्रकार के जो है इंसेक्टिसाइड्स हैं, ठीक है, जैसे कि क्लोरोफायरिस हो गया, कार्बन मोनोक्रोटोफॉस हो गया, इसका इस्तेमाल जो है वो इसके लिए करना चाहिए, ठीक है। अब रोग प्रबंधन की बात करें, डिजीज मैनेजमेंट की, तो पीला मोजाइक रोग, येलो मोजाइक डिजीज, ठीक है, पीला मोजाइक डिजीज जिसे हम पत्तियों पर क्या करता है, ये पीले धब्बे इसके बन जाते हैं। और नियंत्रण की बात करें तो इसके लिए क्या करना चाहिए, रोग प्रतिरोधी किस्में अपनाना चाहिए, सफ़ेद मक्खी का नियंत्रण करना चाहिए, रोगग्रस्त पौधों को हटाना चाहिए, ठीक है। तो ये जो वाइट फ्लाई होती है, ये येलो मोजाइक वायरस जो होता है उसको ट्रांसमिट करती है अनहेल्थी टू हेल्थी प्लांट में, ठीक है। तो वाइट फ्लाई के लिए नीम ऑयल का शुरुआत में ही छिड़काव करना चाहिए, ठीक है। या इसके अलावा जो है वो तमाम प्रकार के इंसेक्टिसाइड हैं, इमिडा क्लोरोपिड हो गया, क्लोरोफाइरिफास हो गया, मोनोक्रोटोफॉस हो गया, इसका यूज़ जो है इसके लिए करना चाहिए, ठीक है। और अगर अधिक प्रकोप हो जाता है तो फिर हमें कई प्रकार के जो है वो अगर रोग ग्रसित पौधे जब देखते हैं कहीं कहीं पर तो उससे हमें देखते हैं अगर एक आध पौधा रोग ग्रसित है तुरंत उखाड़ करके उसे जला देना चाहिए। इस प्रकार से हम रोगों को बचा सकते हैं। इसके अलावा चारकोल रॉट एक डिजीज होता है, ठीक है, जो कि जड़ एवं तना सड़ने पर होता है, जो एक फंगल डिजीज होता है। इसके लिए हमेशा बीज को उपचारित करके बोना चाहिए, एक अच्छा फसल चक्र लाना चाहिए, खेत में जल निकासी व्यवस्था अच्छी रखना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा एंथ्राकोनोज डिजीज, एंथ्राकोनोज जो होता है वो तने एवं फलियों पर काले जो है वो धब्बे दिखाई देते हैं। कहाँ दिया है, तने एवं फलियों पर काले कलर के धब्बे पड़ जाते हैं। इसके नियंत्रण के लिए हमेशा स्वस्थ बीजों का उपयोग करना चाहिए। बुआई के लिए साफ सुथरे स्वच्छ बीजों का प्रयोग करना चाहिए। हमेशा प्रमाणित बीजों को ही बुआई के लिए प्रयोग किया जाना चाहिए। बीज को उपचारित करके बोना चाहिए। तमाम प्रकार के फंजीसाइड से बीजों को ट्रीटमेंट करके ही बुआई करना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर तमाम प्रकार के जैसे फफूंदनाशी हैं, डाइथम 45 हो गया, कार्बेंडाजिम हो गया, इसका उपयोग करना चाहिए, ठीक है, तो जिससे हम इस बीमारी से फसल को बचा सकें। इसके अलावा इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट की बात की जाए अगर IPM की, तो इसे समय पर बुआई करें, ठीक है, समय पर फसल की बुआई करना चाहिए, रोग प्रतिरोधी किस्मों को अपनाना चाहिए, संतुलित उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए, खेत की नियमित जो है वो निगरानी करना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से कीटों को फसल से बचाया जा सकता है। फेरोमोन ट्रैप एवं प्रकाश प्रपंच का लाइट ट्रैप का उपयोग करना चाहिए। जैविक नियंत्रण को प्राथमिकता देना चाहिए। मतलब कि जो IPM है, IPM क्या है, एक नया अप्रोच है जिसको अपना करके हम कीटों को रोगों को फसल से बचा सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें पहले ही सजग हो जाना चाहिए कि फसल को बीमारियों से, कीटों से बचाया जा सके। तो कई प्रकार की जो हमने विधियां बताई, इसको अपना करके हम रोग और कीटों के आक्रमण से ही पहले फसल को बचा सकते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप की बात की जाए
तो लगभग 90 से 95% फलियां भूरे रंग की जब हो जाती हैं तो पत्तियां झड़ जाएं तब कटाई करनी चाहिए। ठीक है, 90 से 95% जो है वो फलियां पक जाएं और पत्तियां जब झड़ जाएं तो हमें फसल की कटाई करना चाहिए। अधिक देर करने से क्या होती है, फलियां फट करके झड़ जाती हैं, इसलिए समय पर फसल को काटना चाहिए। कटाई जो है वो सुबह या शाम के समय करना चाहिए। ठीक है, थ्रेशिंग एंड स्टोरेज की बात करें तो कटाई के बाद पौधों को 3 से 5 दिन तक सुखाना चाहिए। थ्रेशर या डंडों से मड़ाई करना चाहिए। दानों को अच्छी तरह साफ करना चाहिए। जब दानों 10 से 12% तक सुखा करके उसे भंडारित करना चाहिए। तो भंडारण के लिए साफ एवं सूखी बोरियों का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, तो भंडारण के लिए जो है जब 10 से 12% नमी रह जाए तब हमें अनाज को भंडारित करना चाहिए। भंडारण को साफ सुथरी बोरियों में स्टोर करना चाहिए। ठीक है, और जहाँ पर हम भंडारण करते हैं वो जो है चूहे एवं कीटों से मुक्त होना चाहिए। बिल्कुल साफ सुथरा पेंटिंग अच्छी तरह से जगह होनी चाहिए जहाँ पर हम फसल को भंडारित करना चाहिए, जिससे कि रोगों से कीटों से फसल को बचाया जा सके। प्रोडक्शन की बात करें, उत्पादन की, तो उन्नत तकनीकों को अपनाने पर क्या होता है, उन्नत तकनीकों को अपनाने पर क्या होता है, औसत उत्पादन 20 से 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर कितना मिलता है, औसत जो उत्पादन होता है 20 से 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर, और अनुकूल परिस्थितियों में बेहतर प्रबंधन में 30 से 35 कुंटल प्रति हेक्टेयर या अधिक उत्पादन प्राप्त होता है। ठीक है, तो अगर हम नॉर्मल कंडीशन की बात करें तो 20 से 25 कंडीशन और अच्छी उत्पादन तकनीक, अगर अच्छी सिंचित क्षेत्र है, ठीक है, अच्छा मैनेजमेंट है, तो इससे लगभग 30 से 35 कुंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन जो है वो प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो एक अच्छा उत्पादन जो है वो सोयाबीन की फसल से हम प्राप्त कर सकते हैं और अच्छा मुनाफा भी उससे मिल सकता है। आर्थिक महत्व की बात की जाए तो सोयाबीन उनके उत्पादन से तैयार किए जाते हैं, जैसे खाद्य तेल, सोया दूध, सोया पनीर, ठीक है, सोया बड़ी, तो ये सारे जो है वो प्राप्त होते हैं, जिससे कि इसका आर्थिक महत्व और भी बढ़ जाता है। तो सोयाबीन का आर्थिक महत्व काफ़ी ज़्यादा होता है। इसे खाद्य तेल बनाया जाता है, इसकी जो इसका सोया दूध तैयार किया जाता है। ठीक है, आजकल सोया दूध इससे बनाया जा रहा है सोयाबीन का, और सोया पनीर जो है वो बनाया जा रहा है, सोया बड़ी बनाया जा रहा है, तो जिससे जो है काफ़ी ज़्यादा इसका आर्थिक महत्व है। तो इसका सोया का आटा बनाया जा रहा है, तमाम प्रकार के पशु आहार बनाए जा रहे हैं, औद्योगिक उत्पाद बनाए जा रहे हैं। तो सोयाबीन का आर्थिक महत्व काफ़ी ज़्यादा है, इससे मार्केट वैल्यू इसकी काफ़ी अच्छी है। इसकी खली पशुओं के लिए उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन युक्त चारा है। देश के खाद्य तेल उत्पादन और निर्यात में सोयाबीन का महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, तो इसका जो खली होता है, क्योंकि उसमें प्रोटीन अच्छा होता है, तो पशुओं के लिए बहुत ही एक अच्छा आहार माना जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से सोयाबीन के गुणों को देखते हुए इसके बहुत सारे प्रोडक्ट जो है वो बनाए जा सकते हैं। तो एक अच्छी तकनीक को अपना करके हम सोयाबीन का एक अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं और किसानों को सोयाबीन की खेती का एक अच्छा मुनाफा मिल सकता है। आई होप आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे। तो आज की क्लास में स्टूडेंट इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।